एक सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक और साक्षात्कार लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। टीजीटी पीजीटी दोनों ही पोस्ट के लिए साक्षात्कार है ये। कुमारी अर्चना मैम आज हमारे साथ साक्षात्कार में उपस्थित है। हमारे साथ पैनल में है डॉक्टर कविता मैम, रश्मि मैम, श्रुति मैम, आरती मैम और प्रजापति सर। जैसा कि बार बार कहा जाता है, वेल क्वालिफाइड ऑलरेडी सेलेक्टेड टीचर्स हैं, अथाह अनुभव के साथ है और आज वो अपने अनुभव को हम सभी के साथ साझा करेंगे। मेरा पहला सवाल कुमारी अर्चना मैम के लिए। मैम अपने विषय में बताएं। सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार। सर मैं अर्चना कुमारी भागलपुर बिहार से हूँ और मैंने सर अपना हिंदी में प्रतिष्ठा विषय हिंदी के साथ वर्ष 2007 में कंप्लीट किया तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद सर 2012 में मैंने बीएड किया और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से ही। उसके बाद सर मैं वर्ष 2013 से बिहार राज्य सरकार के अंतर्गत भागलपुर में ही उच्च विद्यालय में कार्यरत हूँ हिंदी शिक्षक के पद पर। और सर मेरी रुचि संगीत में और कविता लेखन, नाटक लेखन और उसके अलावा सर प्रबंधन मुझे पसंद है और बच्चों के साथ समय बिताना और भ्रमण करना मुझे पसंद है सर। जी मैम, कहाँ कहाँ भ्रमण कर चुके आप? सर मुझे लगता है कि मैंने 5-7 राज्य का भ्रमण किया है और परिस्थितियां भी कुछ ऐसी बनी कि मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों अलग अलग स्टेट में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको पहुंचाने लाने के क्रम में भी मैंने कई स्टेट को देखा है, घूमा है और मेरा अपना व्यक्तिगत शौक भी है कि मैं गर्मी छुट्टियों में बच्चों को घुमाने के लिए जाती आती रहती हूँ। उस संदर्भ में मैं सर उड़ीसा गई हूँ। उसके अलावा सर मैं जम्मू कश्मीर भी गई हूँ, वैष्णो देवी की यात्रा की थी मैंने। और उसके बाद सर मैंने हरिद्वार देखा है, हरिद्वार गई थी मैं और दिल्ली वगैरह गई थी, दिल्ली कलकत्ता ये सभी जगह में घूमी है। जी मैम, आप केवीएस ही क्यों ज्वाइन करना चाहते सर केवी में सर मेरे स्वभाव के अनुकूल सारा माहौल मुझे मिलता है। जैसा मुझे लगता है कि जैसा मेरा स्वभाव है, जो मेरी रुचि है, डाइवर्सिटी वहाँ मुझे मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और केवी का एक मेरे विद्यालय में एक इन्वायरमेंट बना हुआ है कि वहाँ जो है 2-3 महिला शिक्षिका जो है वो केवी की ही प्रोडक्ट हैं, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और उनके आचार विचार में जो मुझे लगा एक मतलब पारिवारिक सदस्य वाली भूमिका उनकी दिखाई पड़ती है। और पिछली बार भी सर मैंने आपको बताया था कि पिछली बार भी मेरा चयन केवी में हुआ था वर्ष 2019 में टीजीटी पद पर, और कुछ दुर्भाग्यवश या कहिए कि परिस्थितिवश ऐसी घटना घट गई जिस कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। और इस कारण से सर व्यक्तिगत रूप से मेरा जुड़ाव केवी में है और केवी एक ऐसी संस्था है सर जो कि पूरे भारत में मतलब एक नेम फेम वाली संस्था है और जहां मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ अपने आप को, मेरे अंदर जो भी कमियां हैं उसका मैं विकास कर पाऊंगी। मैम? आप अपनी कमियों का विकास कर पाएंगे। बच्चों को ऐसी कौन सी 2 बातें आप सिखाएंगे जब आप केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन कर लेंगे, जो जीवन भर उनके काम आएंगी? जी सर, बच्चों में सर मुझे लगता है कि भाग्यवादी से ज्यादा कर्म पर विश्वास करना मैं उन्हें सिखाऊंगी, आत्मविश्वासी बनना सिखाऊंगी और धैर्य रखना सिखाऊंगी। जी। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? जी, क्षमा कीजिए सर मुझे। विलियम वुंट इनका जवाब होगा। डॉक्टर कविता मैम। जी धन्यवाद सर। नमस्कार मैम, अर्चना मैम। अर्चना मैम आपका वीडियो मुझे नहीं दिख रहा है। वीडियो तो उनका ऑन है शायद, कारण होगा। वीडियो तो दिख रहा है। हाँ, हमें तो दिखाई दे रहा है सर। जी मैम, मैंने पिन भी कर रखा है उनके वीडियो को, वापस पिन कर देता हूँ दोबारा। अभी दिखा होगा। जी मैम। शायद मेरी सेटिंग में कुछ कोई बात नहीं मैम। जी मैम मुझे आप बताइए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई सर, इसलिए तो मुझे याद नहीं है, सॉरी। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैम आपकी रुचि किसमें है? मैं कविता गद्य? लेखन, सॉरी मैम, मैं कविता लेखन, संवाद लेखन और इसके अलावा सब प्रबंधन में ज़्यादा मेरी रुचि है। मुझे सब कुछ मैनेज किया हुआ अच्छा लगता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है मैम।
मैम आप गद्य पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हैं या पद्य पढ़ना? कविता मैम। कविता। आप कोई स्वरचित कविता सुनाइए। जी मैम। सर मैम जैसा कि मैंने बतलाया कि पिछली बार जो मेरा चयन हुआ था उस समय कुछ ऐसी घटनाएं घट गई थी जिस कारण से मैं केवी ज्वाइन नहीं कर पाई थी। तो उस समय मेरे पिताजी का देहांत हो गया था और जी। मैं रास्ते में ही थी और मुझे रास्ते से ही लौटना पड़ गया था। तो उनको ही समर्पित करके मैंने एक कविता लिखी थी, वो मैं मैम सुनाना चाहूंगी। मैं देख सकती हूँ मैम, डायरी में मेरी लिखी थी। जी जी। क्षमा चाहूंगी मैं, मुझे अटेंडम याद नहीं रहा। मैम किंचित एकदम आराम से करिए। मैम इस कविता का शीर्षक मैंने दिया है आगंतुक। जी। और इसमें मैंने लिखा है, किंचित तेरा यूं चले जाना मेरा हृदय भी सहज न माना। अब तक यूं भीगे नयन कंपित हो उठता अब भी यमन। कुचक्र का बुना किसने जाल क्यों प्रतिद्वंदी हो उठा काल। अक्सर करती खुद से ही यह सवाल कैसे समझूं उस क्षण का हाल। हृदय में दबा एहसास समझकर भूल चुके सब इतिहास समझकर। क्या कह समझाऊं मैं खुद को कैसे ढूंढूं कहाँ मैं तुमको। समुद्र की लहरों सा जीवन उठकर गिरता गिरकर उठता। थककर भी यह कभी न रुकता। सुरभित सुमन का यह संदेशा पाकर फिर तुमने नूतन वेश बनाकर और उधर जाके उठो। नए रूप में इस विश्व में आकर करते फिर किसी की गोद में क्रंदन। हे आगंतुक तेरा सहर्ष अभिनंदन, तेरा सहर्ष अभिनंदन। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर कविता और बहुत ही भावनात्मक कविता थी। आप बहुत सुंदर कविता लिख रही हैं मैम। मैम आप आपके जो कोई मनपसंद कवि या लेखक हो उनके बारे में बताइए। जी मैम। मैम मैंने जब पीजीटी के लिए तैयारी की तो उस समय मुझे दुष्यंत कुमार त्यागी जी की रचना बहुत पसंद आई और उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक चेतना पर आधारित जो कविताओं का या गजलों का जो सृजन किया है वो मुझे काफी प्रभावित करती है, जो मेरे स्वभाव से भी काफी मेल खाती है। जी, उनकी कोई रचना की 2 पंक्तियाँ। जी मैम। उन्होंने मैम गजल लिखा है और वो गजल जो है मैम उस समय जिसमें लिखी गई थी उस समय परिस्थितियां कुछ देश की ऐसी थी कि देश को आज़ादी मिली थी और जितने वादे किए गए थे या नेताओं के द्वारा जितनी बातें की गई थी उसमें से कोई भी परिलक्षित नहीं हो रही थी। तो वैसी परिस्थितियों में उन्होंने इस कविता का सॉरी इस गजल का सृजन किया था। तो उसकी मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। जी। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए। कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए। कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। जी, बहुत सुंदर। दुष्यंत कुमार की रचना। मैम दुष्यंत कुमार की जो आप बात कर रही हैं, ये जो उन्होंने लिखा कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो आप इसका थोड़ा विस्तार से अर्थ बताएंगे? जी मैम, जैसा कि मैंने कहा कि वो राजनीतिक मतलब चेतना के विरोधी थे। मतलब राजनीतिक में जो उथल पुथल मच रही थी उस समय के वो विरोधी थे और उन्होंने कविता के माध्यम से समाज में एक क्रांति लाने का प्रयास किया था। और उन्होंने यह मतलब लोगों में यह जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया था कि राजनेताओं के द्वारा जितने बड़े बड़े वादे किए गए थे कि जब हमारा देश आजाद होगा तो ऐसी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन जब बात आई उन्होंने जब गद्दी संभाली तो ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं हो पाया। मयस्सर का अर्थ होता है मैम कि उपलब्धता। तो जब बात की गई थी कि हर घर में एक चिराग जलाए जाएंगे यानी खुशियां और समृद्धि से यहाँ तात्पर्य लिया गया था, लेकिन स्थितियां और विपरीत होती चली गई और दिनों दिन जो है देश की और जनता की जो स्थिति जो है वह काफी दयनीय होती चली गई। उसी पर इन्होंने कटाक्ष किया है। बहुत सुंदर मैम। मैम मुझे बताइए, एक रचना है मोचीराम, आपने जी पढ़ी है? किसकी रचना है मैम? मैं बचपन में ही पढ़ी, मुझे याद नहीं अभी। अच्छा, अभी याद नहीं है। सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। मैम
आप जो है मुझे बताइए कि ये जो प्रयोगवादी कविता शुरू हुई, तो जी मैम। प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे माना गया? क्षमा चाहूंगी मैम, मुझे रिकॉल नहीं कर पाई हूँ। अच्छा, अच्छा। तो आपको ये जो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है, आपको सबसे ज़्यादा रुचि किस काल में है? आधुनिक काल में मैम। आधुनिक काल में? तो आधुनिक काल का जो खड़ी हिंदी का महाकाव्य किसे माना गया है? उसके लेखक का नाम? जहाँ तक मैं जानती हूँ कि उनका आरंभ जो है भारतेंदु को उससे जाता है उसका, लेकिन ये तो मैं अभी सटीक रूप से जवाब नहीं दे पाऊंगी इसका। अच्छा, कोई बात नहीं मैम। मैम आप बताइए मुझे कि आधुनिक काल तो शुरू हुआ, तो उसमें जो भी कवि थे वो अधिकतर ब्रज भाषा या खड़ी हिंदी, ब्रज भाषा थोड़ा मिली-जुली प्रयोग होती थी। कौन-सी पत्रिका थी जिसने हिंदी के को मतलब सुधारने का और खड़ी हिंदी को प्रतिष्ठित करने का कार्य किया? नहीं याद है मुझे मैम। अच्छा। ठीक है। शर्मा सर, घनश्याम सर। जी मैम, जी। रश्मि मैम। जी सर। शर्मा सर। जी। अ, अनीता मैम, आप मुझे बताएंगी, आपने जिक्र किया अभी कि आप अपनी कमियों पर कार्य करेंगी, जैसा कि सर ने पूछा। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपकी कमियां क्या हैं? मैम मैं बहुत ज़्यादा भावुक हूँ, और जैसा कि मैंने बताया भी कि मैं रास्ते से ही लौट गई और फिर मैंने दोबारा ना जाने का निर्णय किया केवी में। हालांकि मेरे पास पर्याप्त टाइम था, समय था, लेकिन मैं जो है अपने आप को संभाल नहीं पाई उस समय। और उस समय मेरे पिताजी के साथ साथ मेरी पुत्री का भी मतलब जो है वो एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसके पैर टूट गए थे। तो मुझे उसे संभालना ज़्यादा उचित लगा बनस्पत की मेरा अपना करियर को पकड़ने की। तो उस पर। और दूसरी बात है मैम कि मैं ज़्यादा झूठ नहीं बोल पाती हूँ, जल्दी पकड़ी जाती हूँ। और तीसरी बात यह है मैम कि मैं जल्दी ही दूसरे पर भरोसा कर लेती हूँ। ये मेरी कमियाँ हैं। जी। मैम, एक शब्द होता है खग्रास, इसका अर्थ क्या होता है? मैं सुना नहीं मैम, फिर से बताएंगे? खग्रास, जो ग्रास वाला, जो है ना, ग्रास के साथ खग्रास। नहीं मालूम। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। कपोत ग्रीव, कपोत ग्रीव किसको कह सकते हैं? कपूत कि ग्रीव। कपोत ग्रीव या कपोत ग्रीवा। कपोत। कपूत का शाब्दिक अर्थ तो मैम जो है पुत्र के मतलब जो है बुरे आचरण पर लिया जा सकता है। और कपूत गिरी बता रही है ना मैम? नहीं मैम, एक कपोत प्रभु। नहीं, सुनिए, कपोत ग्रीव। कपूत गिरी नहीं मैम। पापे ओ की मात्रा है, बड़े ओ की मात्रा नहीं है, ओ की कपूत। मात्रा है। कपूत मैम। कपोत ग्रीव। जी। नहीं मैम। जी, कपोत ग्रीव। ध्यान में नहीं आ रहा मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। अ, भागलपुर के विषय में कुछ बताइए। आप भागलपुर से हैं, क्या प्रसिद्ध है वहां का? किस लिए जाना जाता है भागलपुर? हाँ, नमस्कार सर। मैम भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात है कि अगर इसको पौराणिक दृष्टिकोण से देखें हम, तो यह जो है अंग जनपद कहलाता था, जिसकी चर्चा महाभारत में भी की गई है, जहाँ के प्रसिद्ध राजा राजा कर्ण थे, दानवीर कर्ण थे। नहीं, जॉन तो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं उसको कर नहीं पाऊंगा क्योंकि इसके अलावा अगर आधुनिक काल में देखा जाए तो स्वतंत्रता संग्राम में भी भागलपुर का काफी योगदान रहा। लेकिन आप भगवान करे शीघ्र निकल जाए उस मैटर से। जिससे इसका संथाल आंदोलन, बिरसा आंदोलन वगैरह में, मुंडा आंदोलन वगैरह में जी, मतलब उसी काफी ठीक विषय है। में चर्चा बातचीत की करनी गई। थी सर। मेरी कोई आवश्यकता हो तो बताइएगा, अगर मैं कहीं कुछ help। नहीं नहीं श्योर बताऊंगा सर। जी, लोकोक्ति होती हैं, लोकोक्ति सुनी है आपने? लोकोक्ति के बारे में सुना है? जी मैम। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों आपने निश्चित रूप से सुने होंगे।
तो मुझे इन दोनों में आप अंतर बताइए कि लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है। मैम, शाब्दिक अर्थ से भी पता चल जाता है कि लोगों के द्वारा कही गई उक्ति जो होती है वो लोकोक्ति कहलाती है, और मुहावरे जो है वो छोटी पंक्तियों के आधार पर किसी बात को अगर कहना हो हमें तो उसके लिए हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं। लोकोक्ति की पंक्ति, अगर पंक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो लोकोक्ति भी बहुत छोटी ही पंक्ति होती है, उसको 2-4 लाइन में हम नहीं लिखते हैं, छोटा सा लिख के ही खत्म हो जाता है आधी लाइन में ही। और कोई अंतर जो आप स्पष्ट करना चाहें। अभी ध्यान नहीं आ रहा मैम। कोई बात नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, ओके। शर्मा सर, अभी के लिए मेरे प्रश्न इतने ही हैं। जी मैम, जी धन्यवाद मैम। आरती मैम, आरती मैम। जी सर, धन्यवाद रश्मि। अर्चना मैम, आपने अपने बायोडाटा में लिखा कि आप आईसीटी का प्रयोग जो है वो अच्छे से करती हैं, तो आप कक्षा में इसे कैसे प्रयोग करेंगे? कक्षा में मैम इसके लिए जो है हम लोगों को आजकल सुविधा मिली है या स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है। स्मार्ट क्लास में जो कुछ पाठ्यक्रम बच्चों को दिखलाना होता है या उससे संबंधित अगर किसी बच्चे को परेशानी होती है तो उसको हम सर्च करके यूट्यूब के द्वारा उसको हम दिखला सकते हैं और समझा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई कविता पढ़ानी है तो उसमें आप आईसीटी का प्रयोग कैसे करेंगे? जी मैम, आईसीटी के लिए सर मैम उसमें हम जी मैम, कोई बात नहीं मैम। बताएं बताएं। मैम एक्चुअली आईसीटी को मैं कविता में जो है उसको कुछ दृश्य सामग्री, दृश्यात्मक बिंब मतलब उस पर दिखलाने का प्रयास करूंगी और उसके आधार पर कुछ कविता लिखने के लिए बच्चों को प्रेरित करूंगी कि बच्चे उसको देखकर, कुछ चित्रों को देखकर कुछ कविताओं का सृजन करें। जी मैम, बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, आदिकाल को और भी कई नामों से जाना जाता है, तो क्या आप मुझे 2-3 एक नाम बताएंगे इसके? जी, प्रारंभिक काल, चारण काल और सिद्ध सामंत काल। इसे सिद्ध सामंत काल किसने कहा मैम? एक्चुअली क्रम से मुझे याद नहीं है। नहीं, किसने कहा मैम, मैं ये जानना चाह रही हूँ। सिद्ध सामंत ध्यान में नहीं है। जी, कोई बात नहीं मैम। आपने कहा मैम कि आपको आधुनिक काल जो है वो चारों कालों में सबसे ज्यादा प्रिय है, तो कहानियां पढ़ती हैं मैम आप? हाँ। तो मैम, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानियों में और नई कहानियों में क्या अंतर है, क्या आप ये बता पाएंगी? जी मैम, प्रेमचंद की कहानियां मूलतः जो है सामाजिक चेतना से जुड़ी हुई होती थी, समाज के दबे कुचले वर्गों के बारे में ज्यादातर उन्होंने प्रकाश डाला है, जबकि आधुनिक कहानियों में सभी तत्वों का समावेश किया हुआ दिखाई पड़ता है। और प्रेमचंद में जो है वो यथार्थवाद और आदर्शवाद को लेकर वो चलते हैं। आपने कहा मैम नई कहानियों में सभी तत्वों का समावेश है, तो मैम कौन कौन से तत्वों का समावेश किया गया है नई कहानी में? मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी मैम, सॉरी। कोई बात नहीं मैम। आपने हाल ही में कोई कहानी पढ़ी है मैम? जी मैम, एग्जाम के समय मैंने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी है, जिसमें मैंने 11वीं की कक्षा में पढ़ी है, ये नमक का दारोगा। इसके अलावा दो बैलों की कथा जी मैंने के लिए पढ़ी थी, और पहले से भी मैंने बड़े घर की बेटी पढ़ी हुई थी, प्रेमचंद की पंच परमेश्वर पढ़ी हुई है, ईदगाह पढ़ी हुई है। जी मैम, तो मैम आपका कहना है कि आपने दो बैलों की कहानी जो है वो पढ़ी हुई है। इसमें मैम क्या क्या कौन से नाम के पात्र होते हैं, पात्रों के नाम क्या हैं? जी, इसमें मैम हीरा मोती नाम के दो बैलों को पात्र का रूप दिया गया है। इसके अलावा मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं मैम। झूरी झूरी के दोनों बैलों का नाम था मैम हीरा और मोती। ठीक है मैम, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे साइकोलॉजी से है कि मान लीजिए मैम आप कक्षा में पढ़ा रही हैं
और आपके पास पीएन आकर कहते हैं कि प्राचार्य महोदय जो हैं वो आपको बुला रही हैं, और आप उनके पास चली जाती हैं। लेकिन जब आप वापस आती हैं तो आप देखती हैं कक्षा में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है और सभी विद्यार्थी जो हैं वो अपने स्थान पर ना होकर कक्षा में इधर उधर घूम रहे हैं, बातें कर रही हैं। इस स्थिति में मैम आप क्या करेंगी? मैम, वैसे भी क्लास प्रबंधन के लिए मॉनिटर की व्यवस्था की जाती है, तो वो मैं जाने से पहले मॉनिटर को डिप्यूट करूंगी कि आप जो है इन लोगों के बारे में, इन लोगों पर मतलब नजर रखना है और इन लोगों को शांति बनाए रखने का प्रयास करना है। दूसरी बात, मैं वर्ग छोड़ने से पहले कुछ काम उनको दे दूंगी कि आप इतनी देर में ये काम करके रखिए, मैं आ रही हूँ। नहीं मैम, आपने मॉनिटर को बोला लेकिन मॉनिटर क्लास माइंड नहीं करवा पाया, और जब आप क्लास में आती हैं तो देखती हैं कि क्लास में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है जिससे कि आसपास की क्लासेस जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो रही हैं। तब मैम आप क्या करेंगे? नहीं किया, सर, बच्चों ने आपका दिया हुआ काम ना नहीं किया, तब आप क्या करेंगे? डांटेंगी? नहीं मैम, जनरली जो है ऐसा होता है मैम कि जब अध्यापक बाहर जाते हैं कक्षा से तो बच्चे शोरगुल करते हैं, स्वाभाविक रीति है उनकी। और लेकिन जैसे ही अध्यापक वापस क्लास में आते हैं तो बच्चे शांत हो जाते हैं, तो 2 मिनट में जाकर शांति से चुपचाप खड़े होकर उनको देखूंगी, उन पर नजर रखूंगी ताकि वो अपनी जगह पर फिर आ जाए। जी मैम, बहुत बढ़िया। घनश्याम सर। जी मैम, जी धन्यवाद मैम। प्रजापति सर के पास जाने से पहले मैं बता दूं कि सभी अपना फीडबैक तैयार रखेंगे। अभी हम डेमो क्लास भी करेंगे, जैसे ही फीडबैक से पहले, तुरंत पहले। और सोनिया मैम और निशा मैम भी अगर सवाल पूछना चाह रहे हैं तो एक मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, या तो यहाँ शुरुआत में, क्योंकि जल्दबाजी थी तो मैं भूल गया ये वाला सवाल पूछना। साथ ही मैं भी एक सवाल जानना चाह रहा हूँ, तब तक प्रजापति सर अपने सवाल तैयार रखेंगे कि मैम आप में धैर्य बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, और है भी। ये कैसे, मतलब आपने अपने भीतर शुरू किया, बनाया, स्थायी रखा? क्योंकि 3 या 4 तो रेगुलर ऐसे बार हो चुका जब आपका साक्षात्कार होना ही वाला था, यहाँ पे मॉक इंटरव्यू आपका होने ही वाला था यहाँ इस पर गूगल मीट पर, यूट्यूब पर, लेकिन नहीं हो पाया। पिछले शायद 15-20 दिन हो गए या इससे भी ज्यादा हो गए, जब मैं राजस्थान गया था तब की बात है, मुझे याद है रास्ते में आपसे बात हुई थी। तो ये कैसे आप मैनेज करते हैं? मतलब धैर्य का कारण क्या है, कहाँ से आता है ये धैर्य का गुण? धन्यवाद सर। ये मैंने बताया कि मेरा सबल पक्ष है, और बचपन से ही मैं थोड़ी सहनशील रही हूँ, क्योंकि मैं अपने माता पिता की सबसे अंतिम संतान थी, तो जिस कारण से मेरा क्रम आते आते जो है काफी मतलब जो है मुझे वेट करना होता था। इसके अलावा जब मेरी शादी हुई तो वहाँ भी मैं सबसे छोटी हूँ, तो उसमें भी मुझे हमेशा वेट करना पड़ता था, तो मेरे पेशेंस बढ़ते चले गए। और इस कारण से, और फिर जैसा कि मैंने बताया कि मेरी कम उम्र में ही शादी हो गई थी, तो मेरे बच्चे लोग भी थे, तो उनको भी मैनेज करने के लिए मुझे अपना पेशेंस धीरे धीरे बढ़ाना पड़ा, और यह स्वतः ही बढ़ता चला गया सर। जी मैम, जी। प्रजापति सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। जी, अर्चना मैम है सर? जी जी। मैम, अपने नाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर, इसको पर्याय माना जा सकता है, शाब्दिक अर्थ पूजा का यह पर्याय ही माना जाएगा, हालांकि थोड़ा बहुत अंतर है। हाँ, पूजा पर्याय को पूजा। जैसे अ, भक्ति कितने पूजा प्रकार की वंदन। मानी गई है? आपने भक्ति काल पढ़ा होगा। जी। भक्ति की जो विधियां है, विधियों के अनुसार भक्ति कितने प्रकार की है? भक्ति सर 2 प्रकार की होती है, एक सगुण भक्ति, दूसरी निर्गुण भक्ति। थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा मैम। भक्ति जो हम ईश्वर भक्ति करते हैं, उसको भगवान को जो पूजा अर्चना करने की जो हमारी विधियां है, वो किस जी प्रकार की भक्ति, जो भक्ति के टाइप होते हैं, जो ये वाली नहीं की भक्ति, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति नहीं, उन दोनों का एक मिला जुला रूप जो हम ईश्वर की आराधना में करते हैं। आपने शायद नवदा भक्ति का नाम सुना होगा, जी। जिसमें पूजन भी दिया गया और अर्चन भी दिया गया। जी। तो मैं भक्ति के नवदा प्रकार के बारे में पूछना चाह रहा था आपसे। चलिए आगे, ठीक चलते हैं। भागलपुर के बारे में महोदय जी ने आपसे पूछा, आपने बताया भागलपुर में काफी हिंदी साहित्य के साहित्यकारों को मतलब एक
जगह दिए, पनाह दिए। कोई एक साहित्यकार का नाम बता सकती हैं जिनका संबंध भागलपुर से था? फिलहाल तो सर मुझे याद नहीं है, लेकिन बिहार के काफी साहित्यकार रहे जो कि काफी चर्चित रहे, जैसे कनेश्वर नाथ रेणु जी, रामवृक्ष बेनीपुरी जी, और मुंगेर के भी हो गए आलोक धनवा जी। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? मैंने बताया ना, मैंने आदिकाल को मतलब अच्छे से पढ़ा नहीं है। चलो, अच्छा अच्छा, आपको आधुनिक काल पर थोड़ा ज्यादा पकड़ है। प्रेमचंद की यथार्थवादी और आदर्शवादी इस कहानियों को आप एक संक्षिप्त में थोड़ा अंतर बताइए। बता देती है इनकी आदर्शवादी रचना, ये यथार्थवादी रचना। बाद बाद में इन दोनों का मिला जुला रूप है, जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद भी हुआ। तो ये आदर्शवाद और यथार्थवाद क्या है? सर जैसा कि हम शाब्दिक अर्थ से देख सकते हैं कि यथार्थवाद का अर्थ होता है कि बिल्कुल जो हमारे सामने हम घटित होती है घटनाएं, जो हमारे समाज में चल रहा होता है, उसकी जब चर्चा की जाती है तो वो यथार्थवाद के अंतर्गत आता है। और एक आइडियल जब जिसमें आदर्श मान लिया जाता है समाज का, एक मन में जो हम ढांचा या खाका तैयार कर लेते हैं, उसको हम यथार्थवाद का रूप देते हैं, आदर्शवाद का रूप देते हैं। अच्छा मैम, ठीक है। भ्रमर गीत के बारे में कुछ बताएंगे आप? भ्रमर गीत सर सूरदास की रचना है, सूरदास जी की रचना है, और इसमें उन्होंने कृष्ण भक्ति से संबंधित पद को लिखा है। भ्रमर गीत में किन किन के बीच में संवाद होता है? गोपियों और उद्धव के बीच में सर। अच्छा मैम, बताइए आप, तुलसीदास जी की अवधि और जायसी की अवधि में क्या अंतर है? हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण काल किसे कहा गया है? किस युग को कहा गया है, पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई? आधुनिक काल के सर। आधुनिक काल किसी व्यक्तित्व विशेष के नाम से वो पुकारा जाता है। आधुनिक काल में तो, आधुनिक काल की तो देखो समय सीमा अपने किसी दायरे में बांध ही नहीं सकते। अब तक आधुनिक काल ही चल रहा है। तो उसमें जी एक पुनर्जागरण काल, जो समय सीमा दी गई थी, वो किस एक व्यक्तित्व या किसी एक उन्नत एक साहित्यकार, लेखक आदि के नाम से उनको, उनके नाम के आधार पर दिया। तो कुछ लोगों ने इनको ये नाम दिया, कुछ लोगों ने इसको पुनर्जागरण काल नाम दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से सर। भारतीय लोग ये कहना चाह रही हैं आप? जी आपने प्रिय प्रकाश के बारे में सुना होगा। जी सर। बता सकेंगे किसकी रचना है यह? सर अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध की। इसकी विशेषता क्या है मैम, बता सकेंगे? मतलब खास विशेषता है कि इन एक नई एक परंपरा का प्रचलन हुआ था, जो महोदया जी आपको पहले ही पहले लिखा गया था। नहीं सर, मुझे साहित्य पर अभी कुछ वर्क करना पड़ेगा, हाँ मुझे कोई भी बात लग रहा है कि नहीं जी मैं मैम, याद रखें ये पढ़ पाई हूँ। खड़ी बोली कब में लिखा गया पहला महाकाव्य। जी धन्यवाद सर। मैम ये बताइए, आप, एक सवाल है साइकोलॉजी से रिलेटेड है। व्यक्तित्व के बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी तीन प्रकार होते हैं। जी इन प्रकारों का विवेचन किसने किया था, किसने नाम दिया था? वो किस मनोवैज्ञानिक ने ये नाम दिए थे? बहिर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी। ठीक है, मैं ही बताता हूँ। युंग महोदय ने, जिनको कोई जुंग भी बोलते हैं, कोई युंग भी बोलते हैं।
युंग महोदय ने इनके व्यक्तित्व के 3 प्रकार बतलाए हैं, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। आपने बताया कि बच्चों के साथ रहना, उनके साथ उठ बैठ कर सीखना सिखाना, ये आपकी एक विशेष हॉबी में बताया, बहुत अच्छी हॉबी होती है। कृपया ये बताएं कि 30-40 बच्चों की जो हमारी कक्षा होती है, भिन्न भिन्न तरह के बच्चे होते हैं, उदंड भी होते हैं, कुछ सीखने वाले भी होते हैं, कुछ बिल्कुल भोले भाले से जो अन्य मनस्क होते हैं जिनका मन नहीं लगता। उसके मिले जुले स्वरूप को, क्योंकि आपका एक उद्देश्य होता है सबको सिखाना, किसी बालक विशेष को नहीं, वर्ग विशेष को नहीं, सबको सिखाना। तो उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? कुछ बच्चे जैसे सीखना ही नहीं चाह रहे हैं, उदासीन है, कुछ उदंड है, तो अब ऐसे माहौल में आप क्या करेंगे? सर, जिस ऐसी स्थितियां मेरे वर्ग में जब होती है तो मैं बेसिकली बच्चों को कंसंट्रेट करने के लिए, बच्चों का दिमाग एक जगह एकत्र करने के लिए पहले कुछ खेल विधि का मतलब आरंभ करती हूँ, जैसे ताकि बच्चों का जो ध्यान जो है मेरी पूरी तरह से आकर्षित हो जाए, वो मेरी बातों को सुने। जैसे कि कभी कभी क्लास में मैं कुछ ऐसे खेल विधि का आयोजन कर देती हूँ, जैसे उनको कहती हूँ कि ठीक है आप लोग 2 मिनट मेरी तरफ देखिए, और मैं बिल्कुल ऐसे और ऐसे करके हाथ रखती हूँ, इसको सफेद मान लेती हूँ और इसको हम काला मान लेते हैं, और मैं किसी भी तरह से घुमाऊं, लेकिन जब मैं बोलूंगी, जो मैं बोलूंगी आपको उस तरफ ही दिखाना है उसको। तो बच्चे अगर, और उस तरह से बच्चे 2 मिनट 3 मिनट तक मैं करवाती हूँ, उससे क्या होता है, बच्चों का ध्यान जो पूरी तरह से मेरी बात पर आ जाता है। जी जी। कई बार होता कक्षा में बच्चे हैं जो, बच्चों को सिखाने के लिए मैम, हमें गाना तो पड़ता ही पड़ता है, कई बार नाचना भी पड़ जाता है। क्या जी सर। आपने अंग कौशल का आप प्रयोग करेंगी? सर, मैंने कई बार किया है, जैसे मैंने कई बार बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन करवाया था, नाटक मंचन वगैरह के लिए। तो उसमें कुछ संवादों को मुझे बोलकर बच्चों को समझाना पड़ता था, जैसे बच्चे उस तर्ज पर नहीं बोल पाते थे जिस उद्देश्य से उसको लिखा जाता है। तो उस भूमिका में मैं बोलकर उनको कई बार मतलब तैयारी करवाती हूँ, ताकि जो बच्चे ठीक उसी तरह से उसी अनुरूप उसका जो अर्थ है उसको वो प्रदर्शित कर सके। बहुत अच्छा मैम। पंचान सर जी। जी सर। सर। जी, अभी फीडबैक के साथ सभी तैयार हैं ही। मैम, डेमो करेंगे? जी सर। जी मैम। जी सर। एक मिनट सर, मैं फोन को अरेंज कर लूँ। क्या मैं दिखाई दे रही हूँ सर? जी मैम। मैम मुझे लगता है ये काफी दूर है, हम बोर्ड पे कुछ भी नहीं देख पाएंगे, ये नजदीक करके काफी लगता दूर है है। सर। अब दिख रहा है? ठीक है, अब हम देख सकते हैं, ठीक है। क्षमा चाहूंगी सबसे। जी मैम। मैं दिखाई दे रही हूँ सर? जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करें मैम। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ये बताइए कि आप लोग सभी लोग ठीक हैं? तो आज बच्चे कुछ कम दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? अच्छा, मैम सर्दी का मौसम बता रहे हैं आप लोग? हाँ सर्दी तो है, सर्दी तो मुझे भी हो गई थी। अभी ठीक है हम लोग? जी। ठीक है। आज बताइए आप लोग कि आज कौन सी तारीख है? आज है 26।
26 मार्च 2023। आज हमारे बच्चे कितने अनुपस्थित हैं, पहले मैं उनको काउंट कर लूं। अच्छा, ओके, आप लोग बताइए। अच्छा, आपके रूम में एक है, आपके रूम में भी एक है। मौसम भी ऐसा चल रहा है कि बच्चों को थोड़ी सी लापरवाही कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। थोड़ी सी लापरवाही करने का परिणाम हमें। चलिए ठीक है, जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं उनको जल्दी होने की शुरुआत करते हैं और अपना क्लास आरंभ करते हैं। अच्छा बच्चों, बताइए आपने आपने आज कौन सा क्लास लेना है हम लोगों को? आज हमारे रूटीन में तो काव्य खंड है। आप लोगों को कुछ कविताओं को मैं सुनाऊं? जी मैम। कविता सुनना किनको किनको पसंद है आपके बताइए। मुझे तो पसंद सुनना है। पसंद है? सिर्फ सुनना ही पसंद है या गाते भी हो, कविता का वाचन भी करते हो? याद है कोई कविता आप लोगों को? आप ना हमको सुनाइए। लिंक पढ़ना है मैम। कविता तो हमने मैम जी जी कविता जी। तो हमने कल ही पढ़ी थी। आज ना हमें लिंक पढ़ना है। मुझे लिंक नहीं समझ में आ रहे हैं, मुझे लिंक पढ़ना है। अच्छा, व्याकरण पढ़ना है आपको, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आप ये बताओ कि मैं कौन सी लिंग में आती हूँ? आपने लिंग के बारे में जानते हैं? आपने कुछ सुन रखा है पहले से? नहीं जानते मैम, समझ ही नहीं आ रहा। क्या है? समझ ही नहीं आ रहा मैम, लिंग मैम नहीं समझ आपने में। कल मुझे नहीं बताया था, पता कि हम मैं किस लिंग में हूँ, आप किस लिंग में। अच्छा मैम ठीक आपने है। कल बताया था गाय स्त्रीलिंग है, इतना ही पता है। अब ये क्या होता है इसके बारे में नहीं पता पूरा। ये सिर्फ गाय स्त्रीलिंग में आती है ये नहीं पता। गाय स्त्रीलिंग है ये आप लोगों को पता है ना? ठीक है, ठीक है। हिंदी में हम लोग दो लिंगों को पढ़ेंगे विशेषकर। लिंग तो हम लोग उसको कहेंगे जिससे कि हमें यह निर्धारित हो जाए कि अमुक वस्तु जो है वह स्त्री प्रकृति की है या पुरुष प्रकृति की। उसकी प्रकृति का जब पता चल जाए वह लिंग कहलाता है। अभी कोई द्विधा है आप लोगों को? जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की प्रकृति का पता चल जाए जिस शब्द के द्वारा, उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, तो आज का प्रकरण हमारा क्या हो गया? लिंग। हमने क्या सीखा, क्या जाना? जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में यह हमें पता चल जाए कि उसकी प्रकृति क्या है, वह स्त्रीलिंग है, स्त्री प्रकृति का है या फिर पुरुष प्रकृति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। और लिंग जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? मूलतः हिंदी में दो ही प्रकार के लिंग होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जब हम किसी पुरुष जाति का बोध जब हो जाता है, जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द से हम पुरुष जाति के अंतर्गत उसको डाल सकते हैं, वह हमारा पुल्लिंग होता है। वहीं जब किसी संज्ञा या सर्वनाम उससे आशय यह स्पष्ट हो जाए कि वह स्त्री जाति का है, उसकी प्रकृति स्त्री जाति की है, वह स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो हमेशा या तो पुल्लिंग ही होते हैं या फिर स्त्रीलिंग होते हैं। तो वैसे शब्दों के बारे में हम कैसे उसका जान ले? जैसे अभी आप लोगों ने सुन रखा होगा कौवा, आलू। आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? बताइए। जैसा कि मैंने बताया कि जब पुरुष जाति का बोध जिस शब्द से हो, जिस संज्ञा इस शब्द का बोध जो है पुरुष जाति के लिए के समान हो, तो पुल्लिंग होता है। तो ये कौवा और भालू को हम किस में रखेंगे, किस श्रेणी में रखेंगे? पुल्लिंग में रखेंगे। तो ये ऐसे संज्ञा और सर्वनाम है जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्या इसके स्त्रीलिंग प्रकृति नहीं होती है? अगर होती है तो इसका स्त्रीलिंग हम कैसे बनाएंगे? क्या इसको हम
जैसे पंडित की पंडिताई होती है वैसे भालू की भलवाई कहना उचित होगा? आप लोग को क्या लगता है, ऐसा होगा? या फिर कौवा के बदले हम लोग कौवी कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसको स्पेलिंग बनाने के लिए हमें इसके आगे मादा कौवा, मादा शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, मादा कौवा, ठीक है, या भालू, ना कि इसे हम भलवाई बोलेंगे, ठीक है। आगे से फिर ऐसी गलती हम लोग ना करें, नहीं तो हम लोग मजाक के पात्र बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारा टॉपिक रहा कि हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को समझा। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि हम संज्ञा या सर्वनाम शब्द को आइडेंटिफाई कर पाए, परिचित हो पाए उससे कि वह क्या चीज है, उसकी प्रकृति कैसी है, स्त्रीलिंग है या वह पुल्लिंग के बहुत बढ़िया मैम, आइए बैठे मैम, बहुत बढ़िया मैम, बैठिए मैम। तो यहाँ से आगे अभी हम फीडबैक देते हुए चलेंगे। कविता मैम, डॉक्टर कविता मैम। हाँ जी सर, धन्यवाद सर। अर्चना मैम। मैम ऐसे तो आपका ज्ञान काफ़ी अच्छा है, आप पहले भी केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू निकाल चुकी हैं, तो शायद वही सोई जो राम रचि राखा हम बोलते हैं ना, तो भगवान को शायद कुछ और मंजूर था, तो शायद आप नहीं ज्वाइन कर पाए। निश्चय ही इस बार आप ज्वाइन कर पाएंगे। आप काफ़ी अच्छा, आपका जो डेमो था वो भी काफ़ी अच्छा था, और आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी है, काफ़ी अच्छा आप लिख रही थी, और वो जो लिखने के साथ बोलने का है और बच्चों को समझाने का है, वो सब आपकी जो प्रक्रिया थी वो सब बहुत अच्छी थी, और ज्ञान भी आपका अच्छा है। निश्चय ही आप जो है केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन करने वाली हैं इस साल। थोड़ी चीज़ें हैं जिनको मैं बोलना चाहूँगी। थोड़ा-सा आप हिंदी साहित्य का जो जानकारी है, जैसे आधुनिक काल आप बोल रही हैं कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद आधुनिक काल है, तो आप थोड़ी-सी उसके बारे में थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास की जो भी आपके पास पुस्तक हो, उसको थोड़ा-सा एक बार देख लीजिए। क्या होता है, चीज़ें हम बहुत पहले पढ़े होते हैं तो भूल जाते हैं, समय पर हम उन्हें याद नहीं कर पाते हैं। तो एक बार आप याद कर लेंगे, उन चीज़ों को एक बार पढ़ लेंगी तो वो आपको समय से याद आने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने उन चीज़ों को पढ़ा नहीं होगा, निश्चय ही पढ़ा होगा। एक बार फिर से आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लीजिए, ताकि आप जो है जो पुनर्जागरण काल है या प्रथम जो हमारी पत्रिका है जिसने हिंदी का संवर्धन का कार्य किया, हिंदी को शुद्ध खड़ी हिंदी जो जिसने स्थापित किया, पत्रिका है का नाम है सरस्वती, ठीक है। तो आप जो है थोड़ा-सा इन सब चीज़ों को के बारे में, आधुनिक काल के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। यदि वो आपका मनपसंद क्षेत्र है तो उसके बारे में निश्चय ही आपको अच्छी जानकारी रखनी होगी। आप पहले भी इंटरव्यू दे चुकी हैं मैम, तो आपको अच्छा अनुभव होगा। तो यदि आप आधुनिक काल बोल रही हैं तो आपको पूरा आधुनिक काल में छायावाद काल, फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, साठोत्तरी कविता, सबकी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगी, बाकी तो आपका सब कुछ बहुत अच्छा है, आप वैसे भी टीचर हैं और ज्ञान भी आपका बहुत अच्छा है, आप प्रश्नों का जवाब भी बहुत अच्छे से दे रही हैं। आपका जैसा कि सर ने कहा, आपका जो धैर्य है वो तो लाजवाब है। बहुत अच्छा था मैम, मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद मैम। जी, धन्यवाद मैम। रश्मि मैम। जी सर। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। अर्चना मैम, देखिए मैं जो करती हूँ ना, जिससे मेरे थाली में अगर 2 सब्जियां हैं तो मैं लास्ट वाली सब्जी, जो मुझे लास्ट वाला बाइट में उस सब्जी के साथ खाना पसंद करती हूँ, जो मुझे सब्जी अच्छी लगती है कि मुंह में टेस्ट देर तक अच्छा बना रहे, क्योंकि एकदम बात से बहुत सारा पानी नहीं पीना है। तो अपने डेली लाइफ में भी मैं यही यूज करती हूँ। तो इसलिए सबसे पहले मेरी जो सलाह है आपके लिए, पहले मैं वो दूंगी, उसके बाद अच्छी चीजें मैं आपकी बताऊंगी, है ना। तो सबसे पहले मैम ने आपसे पूछा था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, है ना। तो
ठीक है, नहीं पता है, कोई बात नहीं। सलाह ही दे रही हूँ मैम, ऐसा अन्यथा ना लें। मुझे उस समय ऐसा लगा कि थोड़ा सा सटाक से उत्तर दिया कि मुझे नहीं पता है, सॉरी। कहने का जल्दबाजी में। यही शब्द, यही कहना है कि पता ही नहीं है हमें। अ, लेकिन हाँ, थोड़ा सा ऐसे हो गया कि मुझे नहीं पता मैम, सॉरी। मैं इसका उत्तर, मुझे पता नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, इस तरह से आप बोल सकती हैं। और दूसरा मेरा ये कि आपने कविता बहुत सुंदर लिखी। अ, कविता अगर स्वरचित है ना, स्वरचित रचित कविता है, इट मीन्स वो आपको याद होनी चाहिए। तो एक, वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको याद होगी तो वो जो पैनल है उसके ऊपर ज्यादा अच्छा प्रभाव छोड़ेगी। और इसलिए आप उस कविता को याद कर लीजिए। आपने दुष्यंत कुमार की दो पंक्तियां सुनाई, बहुत खूबसूरती से सुनाई, बहुत खूबसूरती से सुनाई। तो यही खूबसूरती जब आप अपनी मतलब कविता सुना रही हैं, स्वरचित कविता सुना रही हैं, तो उतनी ही खूबसूरती उस कविता में भी नजर आनी चाहिए। कविता सच में बहुत सुंदर है, शब्दों का बहुत अच्छा चयन है उसमें। तो आप उस कविता की जो लय है, उस पे थोड़ा सा अगर ध्यान देंगी तो वो मतलब अभी अच्छी है, फिर बहुत अच्छी लगेगी, है ना। चलिए और मैम, अभी इसको आपके गाने डेमो का के प्रयास। लिए मैं एक दो चीजें बताऊंगी बाकी। जी। एक्चुअली मैम इसको जब गाने का प्रयास करती हूँ तो वो चूंकि मेरा अपना पास्ट रहा है, तो उस कारण से मैं उसको लय में नहीं डाल सकती हूँ, मुझे रोना आ जाता है। इसलिए जो घटनाएं घटित हुई थी उस कारण से मुझे थोड़ा सा ये आहत नहीं, कर रही है। कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको याद कर लीजिए, कोई बात नहीं। थोड़ा सा हम भावुक होते हैं, मनुष्य का गुण है, और होना भी चाहिए। भावुक नहीं होंगे तो चीजें अच्छी नहीं जाएंगी, भावुक होना बहुत जरूरी है। डेमो के बारे में शर्मा सर और आपको प्रजापति सर बताएंगे। मैं कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। जैसे कि अ, एक चीज, और उससे पहले आपने बोला अयोध्या प्रसाद सिंह सर ने प्रिय प्रवास के बारे में शायद पूछा था आपसे, तो अब आपने कहा था अयोध्या प्रसाद सिंह। उनका नाम अयोध्या प्रसाद सिंह नहीं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, देन अरियोध, है ना, वो नाम है उनका। डेमो की सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंटरव्यू होते होते इतना समय भी हो सकता है। और नॉर्मली हम इस समय क्लास भी ले रहे होते हैं, 2 बजे 2:30 बजे हमारी क्लास भी चल रही होती है विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय का जो सर्दियों का समय हो जाता है। तो अगर आप इस समय डेमो देंगे ना, आपका इंटरव्यू अगर इस समय हो रहा है, तो कोशिश करिए कि आप बिल्कुल कक्षा का वातावरण वही बनाइए कि सच में मैं अभी कक्षा ले रही हूँ। तो सुप्रभात मत बोलिए, है ना। दिन का जो भाग चल रहा है, जो पहर चल रहा है, उसके हिसाब से शब्द का चयन कीजिए। और अगर आप इस समय जा रही हैं कक्षा में, अगर आप इस समय जा रही हैं 15 मतलब 3 बजे अगर आप कक्षा में जा रही हैं, या 2:30 बजे कक्षा में जा रही हैं, तो उस समय ऑब्वियसली आप एज अ क्लास टीचर भी हो सकती हैं कि जा रही हूँ, क्लास टीचर का दूसरा पीरियड पड़ गया हो। लेकिन पहले पीरियड में ही कक्षा में जो अनुपस्थित बच्चे होते हैं उनकी संख्या लिख दी जाती है। तो इस समय काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप बोर्ड पे देख के पता कर सकते हैं। आपको बताया गया कि लिंग बढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाया आपने। तो मुझे ऐसा लगा कि आपने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहले ही लिख दिया। बच्चों को नहीं पता, मैंने कहा मुझे नहीं पता कि स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो लिखने के बाद फिर आपने बच्चों से पूछा कि अच्छा ये होता है, ये होता है। नहीं, पहले बच्चों से ही पूछ लीजिए। अच्छा, मैं हूँ, अंजिका है, वैष्णवी है, ये अलग हो गए। मान लो जैसे कि मृत्युंजय है, या फिर ये बच्चा है, ये है, तो ये लोग अलग हो गए। और भी हम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। तो अच्छा, जो इस कैटेगरी के लोग हैं उनको स्त्रीलिंग, इस कैटेगरी, तब आप उसके बाद जाके जब बच्चों से आप निकलवा लेंगी, उसके बाद आप लिखिए जाके कि ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग, एक एक करके पढ़ाइए, है ना। दूसरा, काफी बार पैनल क्या होता है कि वो जवाब नहीं देते, जैसे अभी हम जवाब दे रहे थे। काफी बार ऐसा होता है कि मैंने भी 3-4 इंटरव्यू अलग अलग दिए हैं। काफी बार क्या होता है ना कि पैनल जवाब नहीं देता है ना। तो पैनल जवाब नहीं देता, लेकिन हमें प्रिटेंड ऐसे करना है, हमें ऐसे शो करना है कि हाँ, ये लोग हमें जवाब दे रहे हैं, जैसे अच्छा बताओ। तो फिर जैसे मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये शब्द किस में आएगा,
अच्छा, पुल्लिंग नहीं, नहीं, बिल्कुल पुल्लिंग नहीं आएगा। ऐसे आपको प्रिटेंड करना है कि जैसे सामने बच्चे ने आपको जवाब दिया, पैनल बिल्कुल शांति से बैठा होगा, लेकिन आपको दिखाना है कि आप बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करेंगी। तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट मुझे थोड़ा सा कम लगा, थोड़ा सा कम लगा। और जैसे आपने बताया भालू का हम भलुआई नहीं कहेंगे, है ना। तो आपने सीधे बोला कि मादा भालू। पहले आप बच्चों को नर और मादा की परिभाषा बताइए, उनके बारे में बताइए, फिर आप मादा भालू शब्द का प्रयोग कीजिए। बाकी ये मेरी सलाह है आपके लिए। मैं निश्चित रूप से आपसे तो जूनियर ही हूँ, तो मेरी सलाह है ये, क्योंकि हम कक्षा में जाते रहते हैं तो बच्चे ऐसे सवाल करते हैं, मैम मुझे नहीं पता नर क्या है, मुझे नहीं पता मादा क्या है, या वो लिख लेते हैं काफी बार, वो नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर हमें ही बताना पड़ता है। कविता आपकी बहुत सुंदर थी। जैसे आप अभी मुस्कुरा रही हैं, जब आप इस स्टार्टिंग में जब आप प्रश्नों के उत्तर दे रही थी, तो मुझे थोड़ी सी या हो सकता मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैंने ध्यान ना दिया हो, लेकिन मैंने जब एक बार नोटिस किया तो आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं थी उस समय। तो मुझे लगा कि आपको अभी आप सच में मतलब ऐसे अगर देंगी तो एक अच्छा प्रभाव छोड़ के जाती है हमारी स्माइल। लोकोक्ति और जो मुहावरा होते हैं, पता है आपको, लेकिन बताने का थोड़ा सा ये मतलब हो नहीं पाया। तो लोकोक्ति और मुहावरा ही पूछा था मैंने आपसे। तो मुहावरा जो होता है वाक्य का एक अंश होता है, और जो लोकोक्ति होती है वो पूरे वाक्य के रूप में प्रयोग होती है। और दोनों में यही होता है कि दोनों एक और आधी लाइन में समाप्त हो जाते हैं। मतलब मुहावरा थोड़ा छोटा ही रह जाता है, लोकोक्ति पूरा एक वाक्य होती है, वाक्य के रूप में परिणित होती है। अम, बाकी ठीक है, मैंने जो लिखा था वो मैंने बोल दिया। पिछली बार जो हुआ अ, ईश्वर की मर्जी रही होगी, लेकिन मुझे पता है कि इस बार आप निश्चित रूप से, मतलब 110%, मोर देन 100% मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ये भी ज्वाइन करेंगी। और धन्यवाद मैम। बिल्कुल आप हमारे साथ आएंगे, हम कहीं मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम, अर्चना मैम। जी धन्यवाद मैम। श्रुति मैम। हाँ सर, नमस्कार। मैम नमस्ते। नमस्कार मैम। आपको सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगी, वास्तव में संवेदना से परिपूर्ण थी आपकी कविता। दूसरा जो रश्मि मैम ने कहा बिल्कुल सही। थोड़ा सा जब आप डेमो वगैरह देते हैं ना, तो बच्चों को थोड़ा सा इन्वॉल्व करना जरूरी होता है, और उनको जो कॉमन चीज जैसे ये बता रहे हैं कि नर मादा, ये उनको वास्तव में नहीं पता होता है। छोटे होते हैं बहुत से बच्चे, और आजकल इंग्लिश सुना है ना आपने, हिंदी और इंग्लिश मिक्स वाली हिंदी जी बोलते हैं, मैम। उनको हिंदी शुद्ध भी नहीं आती है। तो थोड़ा उनको इस चीज को बताना पड़ता है हम लोगों को। और आपका आत्मविश्वास देख के अच्छा लगा। और जो पिछली हो चुकी है वो आगे दोबारा नहीं होगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। हर बार परिस्थिति अन्य होती है। और आपने जो बीच बीच में जो हाँ कहा गया है ना, आधुनिक, आपको अच्छे से आप कह रहे हैं प्रिपेयर है, पर उसको थोड़ा सा और देखिए, जी अभी वो मैम। पूरी तरह नहीं है आधुनिक काल भी। तो जिस भी कवि को आप बताने जा रहे हैं, लेखक को बता रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पात्रों को भी देखें। वैसे आपका बहुत अच्छा था। आपको मिलेंगे हम लोग केवी में, हम आशा करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद मैम। बहुत धन्यवाद मैम। आरती मैम। आरती जी मैम। सर। जी अर्चना मैम, आपकी जो स्वरचित कविता थी वाकई। हाँ जी सर, आवाज आ रही है? अर्चना मैम, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है मैम। जी जी मैम। जी आ रही है मैम। अर्चना मैम, आपकी जो स्वरचित, जी जी सर, आपकी जो स्वरचित कविता थी वाकई काबिले तारीफ थी मैम, और संवेदना से परिपूर्ण थी। इसके बाद आपने मैम गजल जो सुनाई, वो भी सुनाने का जो तरीका था मैम बहुत ही उम्दा था। और मैम आपसे मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे नई कहानी और प्रेमचंद जी की कहानी में अंतर बताइए। तो आपने मैम स्वयं उत्तर दिया कि आदर्शवाद और यथार्थवाद जो है वो प्रेमचंद की कहानियों में देखने को मिलता है।
और बाकी जब सर ने आपसे प्रश्न किया कि मैम आदर्शवाद और यथार्थवाद की अलग अलग कहानियों के बारे में आप बताइए प्रेमचंद की, तो मैम आप उसका उत्तर जो है वो नहीं दे पाई। तो मैम जिस उत्तर को या जिस उत्तर में हम जो शब्दों का समावेश करते हैं मैम, तो उस पर थोड़ा होमवर्क कीजिए कि जो शब्द हम बोल रहे हैं वहां से ही हमें क्रॉस क्वेश्चन जो है वो पुट किए जा सकते हैं। जैसे सर ने पूछा, आपने बताया कि प्रेमचंद की जो कहानियां होती हैं उनमें आदर्शवाद और यथार्थवाद जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन बाद में आप आदर्शवाद और यथार्थवाद को लेकर प्रेमचंद जी की कहानियों के नाम नहीं बता पाई। ऐसे ही जब मैंने आपसे पूछा कि मैम आपने इन दिनों कौन सी कहानियां पढ़ी, तो आपने उत्तर दिया दो बैलों की कथा, और जब आपसे उनके पात्र बताने को कहा गया तो आप हीरा और मोती कहकर चुप गई। तो मैम इस कहानी की जो शुरुआत है वो झूरी से होती है कि झूरी के पास दो बैल थे, और झूरी, ठीक है, कहानी का जो केंद्र बिंदु है वो हीरा और मोती रहते हैं, लेकिन फिर भी मैम जो आप उत्तर दे रही हैं तो वहीं से आपसे क्रॉस क्वेश्चन किए जा सकते हैं, तो मैम थोड़ा सा वहां पे आपको होमवर्क करने की जरूरत है। इसके अलावा रश्मि मैम ने आपको बता ही दिया, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के बारे में जो प्रश्न था सर की तरफ से, आपने वहां पर हमारे जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं इनका नाम जो है वो आई थिंक अयोध्या प्रसाद कुछ ऐसे करके बोला था मैम। तो कुछ चीजें हमें पता होती है लेकिन उस वक्त हम थोड़ा नर्वस होते हैं तो नहीं बता पाते हैं, तो कोई बात नहीं मैम, लेकिन मैम साहित्य की तरफ आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आपसे मैंने आदिकाल के विभिन्न नामों के बारे में पूछा, आपने बताया भी कि वीर गाथा काल कहा गया है, सिद्ध सामंत युग कहा गया है, लेकिन आपने मैम ये नहीं बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीर गाथा काल कहा है। और जैसा कि सर ने भी प्रश्न किया कि सिद्ध सामंत युग जो है आदिकाल को किसने कहा है, तो मैम राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। तो मैम थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान दीजिए। बाकी भविष्य के लिए शुभकामनाएं। पिछली बार आप जिन भी परिस्थितियों से ज्वाइन नहीं कर पाई हैं, इस बार मैम ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और भी कहीं ना कहीं अवश्य मिलेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मैम, धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। प्रजापति सर। जी सर, नमस्ते फिर एक बार। मैम आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा था, और बोलने की जो आप में वाचन शक्ति है, जो वाचन कला है, वो बहुत अच्छी लगी। आप अपनी संपूर्ण जो कक्षा में प्रत्येक बच्चे तक अपनी वाणी और अपना प्रभाव प्रस्तावित कर सकने की आप क्षमता रखती है। आप में धैर्य है, साहस है, और आप में भावुकता है। आपने बोला भावुक होने के कारण मैं कविता आगे नहीं बोल पा रही हूँ, नहीं पढ़ पा रही हूँ, नहीं सुना पा रही हूँ। मैम कविता, भावनाओं का कविता से सीधा संबंध होता है। हमारे जो जो मुखमंडल पे जो हमारे हाव भाव होते हैं वो कविता को कई ज्यादा परिपुष्ट कर देते। कि रोना आ जाता, तो रोने की करुण कविता है तो रोना ही आएगा ना। तो ये भी अपना आप में एक सबल पक्ष है, अपनी कमजोरी नहीं है। अपनी विवशताओं को किसी के सामने प्रकट करना ये हमारी कमजोरी होती है, पर उस विवशताओं से लड़कर आगे बढ़ना ये हमारा सबसे बड़ा एक संबल होता है। आपने अपने विषय के बारे में बताया, साहित्य के बारे में बताया, जानकारी अच्छी लगी। बहुत कम लोग होते हैं जो लगभग आधुनिक काल का चयन करते हैं, तो आपने एक आधुनिक काल को चयन किया है कि मुझे मेरा फेवरेट है, मुझे अच्छा लगा। तो हमें भी बहुत बढ़िया लगा कि हमें हमें कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, और हम भी आपसे कुछ नया पूछेंगे। तो जो भी आप विषय लें, मेरे से पहले सभी महोदय जी ने ये बात बताई आपको कि जो भी आप काल, विषय, कवि, लेखक को आप अपना प्रिय मानते हैं, तो उसके बारे में हमें पूर्णतः नहीं तो परंतु कम से कम जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से सवाल आपके शुरू हो जाते हैं। जहाँ आपने एक सवाल का उत्तर दिया वहीं से आपका दूसरा प्रश्न शुरू हो जाता है। इस चीज का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। और यही दूसरी बात की हमारा प्रिय कोई भी एक काल है तो इसका मतलब नहीं है कि हम दूसरे तीनों काल को हम थोड़ा इग्नोर करते चले जाएंगे, कदापि नहीं। हमें सबके बीच में कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि आधुनिक काल और रीतिकाल और आधुनिक काल में समानताएं क्या है, क्या एकदम उसको आधुनिक काल कह देंगे, क्या इस समय से लेकर उसको आधुनिक काल कह देंगे क्या, कि आधुनिक काल के लक्षण रीतिकाल में परिलक्षित नहीं होते हैं क्या। तो कई ऐसी बातें होती है, जब आप इसका तुलनात्मक थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तब ही हमें इन चीजों के बारे में हम समझा पाएंगे, और
प्रश्नकर्ताओं को हम संतुष्ट कर पाए। जी सर। श्याम पटकारे की जहाँ तक बात थी, तो वो नेटवर्किंग इश्यू के कारण मुझे बोर्ड पर क्या लिखाया गया, मतलब लिखावट क्या थी, कैसी थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया था। फिर भी आप इतना अनुभव रखती है, तो आपने श्याम पटकारे भी बहुत अच्छा किया होगा। और रही बात, आपने जो लिंग के बारे में बताया था, तो पहले आप कविता पढ़ाना चाह रही थी, पर बच्चों की है कि हम तो पढ़ चुके हैं, उग चुके हैं। सही बात है, कक्षाओं में बार बार आता है सर। कई बच्चे तो ऐसा भी कह लेते हैं आज हमारा पढ़ने का मन ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ग्राउंड में भेज देंगे खेल लो तुम, या फिर मैं मेरा काम करूं तुम अपना काम करो, ऐसा भी नहीं है। मतलब उसको कहीं न कहीं किसी मोड़ पर आपको अपने सब्जेक्ट में बांधे रखना होता है। तो आपने जब कक्षा के छात्र, आपने बच्चे ने पूछा भी मुझे तो लिंग पढ़ना, मैं तो कविता कल पढ़ चुकी हूँ, आपने बता चुकी है इसके बारे में, तो आपने वहाँ धैर्य रखा। ये सबसे बड़ी एक अपना 4-5 सेकंड का जो एक समय होता है, वो धैर्य का होता है। तो यहाँ पर आपने आत्मविश्वास धैर्य के साथ पढ़ाने की कोशिश की। आपने जो छात्रों द्वारा दिया गया, जो आपको विषय दिया गया कि हम लिंग पढ़ेंगे ये क्या होता है, तो फिर आपने उसके बारे में पढ़ाया। कुछ कुछ बातें जो मैं पहले ही बता चुकी है आपको, कि डायरेक्ट कोई भी पॉइंट है तो उसका पहले बैकग्राउंड तैयार करें, उसकी सामान्य जानकारी दें, परिभाषा दें, और ज्यादा से ज्यादा जो उत्तर है जो बच्चों से निकलवाने की कोशिश करें। आप लिंग पढ़ा रही हैं, आपको लिंग परिभाषा, उसकी रूपरेखा, प्रकरण पूरा आता है, पर उन बच्चों हमारा उद्देश्य होता है कि कम से कम हम जितना आ रहा है 60-70% वो आज का पढ़ाया हुआ बच्चों तक जाए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। हर प्रश्नों के उत्तर आप बच्चों से निकलवाने की कोशिश करें। बाकी आपका मिला जुला रूप बहुत बढ़िया रहा। कुछ कवि और लेखकों के नाम, उपनाम, उसकी प्रसिद्ध रचनाएं, कुछ तुलनात्मक अध्ययन, ये जरूर आप तैयार करके जाए, क्योंकि आप यदि आधुनिक काल पूछने जा रही है, कई बार ऐसा होता है मैम कि वो फिर कहते हैं कि नहीं, हमें तो आपसे आज भक्ति काल के बारे में ही जानना। तो ये बात नहीं है कि हम सिर्फ आधुनिक काल को ही लेकर बैठे, बहुत कुछ ऐसा है। तो इसका तुलनात्मक अध्ययन एक थोड़ा संक्षिप्त रूप में वो जारी रखें। बाकी आप में आत्मविश्वास है मैम। दूसरी बात, आपका जो व्यक्तित्व है, एक कक्षाओं में किस प्रकार अपनी प्रस्तुतिकरण दिया जाए, बहुत अच्छा लगा। आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। और जो बाधक तत्व पिछली भर्ती के समय जो आप विकट परिस्थितियां आई थी, वो अभी इस बार आप भगवान आपके साथ रहे और वो सपोर्टेबल रहे। और आपको फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद शर्मा सर जी, और मैम शुभकामनाएं आपको भी। सभी पैनल को नमस्कार। धन्यवाद सर। मैम अभी आपका है सवाल, मतलब आप जो भी पूछना चाहे ना, शंकाएं और सवाल। जी मैम, अगर आपको कुछ पूछना है किन्हीं से भी तो पूछें। सर मेरा एक सवाल है कि मैं अपनी पिछले चयन के बारे में जानकारी वहाँ पैनल को दूं या नहीं दूं, क्योंकि मैंने बायोडाटा में नहीं दिया, उसका चर्चा नहीं किया। मैम बिना भावुक हुए, और भावुक तो हो जाएंगे भाई, आप उनको बता देंगे कि सर पिछली बार मेरा चयन यहाँ हो गया था, ये आपके लिए पॉजिटिव जाएगा। अच्छा, ये सारी बातें बहुत सारे लोग पूछते भी है, तो बहुत सारे लोग सुनेंगे इन चीजों को ना, तो मैं बता दूं कि मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं सच बोला और फंस गया हूँ। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को पूछ रहे होते हैं, ये सबके लिए है जो यूट्यूब पर देखेंगे। कोशिश करिए 99%, 90+% आप सच बोले, लेकिन ऐसे वाला सच जो ना तो सामने वाले को नुकसान पहुंचा रहा है ना आपको। थोड़ा विचार करेंगे आप लोग सभी, तो पाएंगे कि वहां पे आपको फायदा होगा। अब हम वापस यहाँ आ जाते हैं। तो मैम जैसे ही आप उनको बताएंगे ना कि सर मैं ऐसे सेलेक्ट हो गई थी और फिर मेरे स्थितियां कुछ ऐसे हुई, तो मैम बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपके लिए जाएगा ये। क्योंकि जैसे ही उन्हें पता चला, अभी हम सब लोगों ने आपके बारे में बताया, सब लोगों ने कि ये, लेकिन अगर सेलेक्ट करना होता तो डेफिनेटली सब के सब लोग आपको 59 to 60 मार्क्स के करीब सब लोग मिलाकर दे चुके होते, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑलरेडी वो अपने आप को साबित कर चुकी है। और फिर दोबारा वो इतने दिनों बाद उन्होंने रिटर्न एग्जाम दिया, फिर से क्लियर किया, फिर से आ गई यहाँ, तो मीन्स पॉजिटिव जाएगा। और अगर आपको किसी ने कुछ भी ऐसा गाइड किया है, हालांकि आप जैसा सब लोगों ने बताया ना, आप हमसे अनुभव में भी, ज्ञान में भी, हर चीज में आप हमसे आगे हैं, तो बाकी आप देख लीजिएगा मैम, आपको जो सही लगे। मेरे विचार से आप ऐसा करके आ जाइएगा, आपको डेफिनेटली सिलेक्शन मिल जाएगा। और आपका कोई और सवाल मैम? सर मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं उनको लगेगा कि मैं इमोशनली उनको जो है अटैच करने का या अपने तरफ झुकाने का प्रयास कर रही हूँ।
नंबर ऑब्टेन करने का मतलब एक जरिया बना रही है। नहीं ऐसा भी नहीं है क्या मैम, आप सच बोल रही है। सच एक सात्विक रूप होता है, और और दिखेगा इसे कि ये भी साक्षात्कारता बिल्कुल, जो हम या हम जितने भी 5-10 जन जितने भी हैं, तो आपके प्रति सहानुभूतिपूर्ण झुकाव हो गया, लगाव सा हो गया कि आपके प्रति हमारी जो सहानुभूति थी आपसे जुड़ी है, तो देखिए वो वहीं पे होता है, ऐसा होता है मैम, क्योंकि आप छुपा नहीं रही है, जो है वही तो कह रही है। जी सर। मैम सहानुभूति भी ऐसे है कि आपको ज्ञान है उन चीजों का ना, इसलिए ऐसा नहीं कि कोई अकेली ही मतलब आपको नॉलेज है ही नहीं और फिर आपका सिलेक्शन, फिर तो कोई नहीं किसी का दे रहा, लेकिन आपको ज्ञान है, आपको साहित्य का पता है, आपने बच्चों को पढ़ाया है, आपको सब कुछ तो पता है। तो जब सब कुछ पता है ना, तब जाके नेगेटिव नहीं जाएगा। अगर आपने शुरुआत में ही ऐसे बता दिया कुछ, अच्छा शुरू में बताने की पूछ रहे हैं क्या आप? जी सर। तो मैम शुरू में बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बता दीजिएगा कि क्योंकि वो पूछेंगे आपसे कि क्यों नहीं कर पाएंगे सर हमारे बायोडेटा जो आप देंगे उसमें भी आप मेंशन कर सकती हैं इसमें। वही चीज मैं पूछना चाह रही थी, बायोडाटा में मैं मेंशन करूंगी या नहीं? कर दीजिए मैम, आपको करना चाहिए, बल्कि अगर आप नहीं करेंगे तो ये मुझे आपके लगता है कर देना चाहिए। हाँ, बाकी लोगों को क्या लग रहा है, हम इतने सारे लोग हैं भाई, सबकी राय कभी कभी क्या है कि पता नहीं किसी को क्या लग रहा हो, तो बाकी लोग माने श्रुति मैम, आरती वो मैम। वहाँ जो डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं जी मैम। सर, वहाँ जहाँ जो तक डॉक्यूमेंट्स लगाए मेरा जाते हैं जी विचार है मैम, आपको सर, बिल्कुल करना चाहिए। जहाँ तक और मेरा जैसा विचार कि है सर सर, ने कहा कि पॉजिटिव जी जी जाएगा जी, तो बिल्कुल पॉजिटिव जाएगा ये आपकी तरफ से। एक तो वो बस इतना ही पूछेंगे कि कारण क्या था जो ज्वाइन नहीं किया, बस इतना ही है। वो आपको सही सही आप उत्तर दे भी देंगे, और वो रीजन कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि वो आश्वासन एक तरह चाहते हैं कि आप वहां पे केवी में, और एक तरीके से समर्पण ही दिखेगा आपका कि आप दोबारा वहीं पे ही आ रहे हैं, बिल्कुल उसी जगह पे यही आ तो रहे हैं। बात है मैम, एक दीवार पर चढ़ते गिर जाते फिर भी हम चढ़ते, तो तब आपकी तारीफें ज्यादा क्योंकि वो होती है कि भी। पूछते हैं, बहुत लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं। मेरे से भी एक प्रश्न पूछा था कि मैं नेट क्वालिफाई हूँ, डिग्री कॉलेज 5 इयर्स पढ़ाया है, तो पूछा था ये कि आप दोबारा अगर अवसर मिला तो डिग्री में ही चले जाएंगे। इस तरीके के वो प्रश्न पूछते हैं। हमारा कोई ना कोई रीजन होता है जब हम ज्वाइन नहीं करते हैं, या तो ये आपका समर्पण पूरा केवी के प्रति दिख रहा है कि वो एक समय और ऊर्जा खर्च करके आपको चयन कर रहे हैं, तो एक आश्वासन है कि आप वहां पर टिके रहेंगे। जी मैम। चलते हुए गिरना बड़ी हाँ जी बात नहीं है मैम, पर गिरकर संभल जाना बहुत बड़ी बात होती है। जी मैम, अगला आपका सवाल। नहीं सर, अभी तो मुझे काम करना है। अभी साहित्य पर मुझे पहले भी लग रहा था कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, क्योंकि अभी पढ़ नहीं पा रही थी। स्कूल में एग्जाम्स चल रहे थे, बोर्ड एग्जाम और मैट्रिक इंटर का एग्जाम चल रहा था, उसके बाद कॉपी चेक में चली गई थी, तो समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं उसको फिर से रिकॉल कर पाऊँ। आधुनिक काल को और हिंदी साहित्य को मैंने देखा भी नहीं था, और मैं अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए जस्ट चली आई थी कि मैं देखती हूँ रैंडमली मेरा जो है इंटरव्यू कैसा होता है। जी मैम। अच्छा आगे मैं कोशिश करूंगी कि मैं किसी को निराश ना करूं, और जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उस पर मैं अच्छे से काम करूं। मैम, हम सभी को दोबारा भी मौका देते हैं, तीसरी बार भी देते हैं, और आप जब भी कहेंगे हम देखते हैं और व्यवस्थाएं करके हम फिर से एक बार कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। मैम आपका कोई शंका, कोई सवाल तो बाकी नहीं रहा? जी नहीं सर। जी मैम, तो मैं एक बार पूरा ये वाइंड अप कर देता हूँ। मैम डेमो और मॉक इंटरव्यू हम सभी की तरफ से ये बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि जब यहाँ पे आए हैं तो हर कोई जानना चाह रहा है कि हमारे में और क्या क्या हम सुधार करें, तो वो सारी चीजें जो बाकी लोगों ने बताई वो सारी चीजें हैं ही। पर मार्क्स का कई लोग पूछते हैं, आपने नहीं पूछा, मैंने यहाँ लिख लिया था कि ऐसे इंटरव्यू में कितने मार्क्स दिए जा सकते हैं, तो 58 to 60, 60 में से, और आराम से आपको आ जाएंगे फाइनली जब आपका वो आएगा रिपोर्ट कार्ड आता है जो भी, तो उसमें आपको दिख जाएगा। इसके अलावा मैम आपने नमस्ते नमस्कार का पूछा था, किसने पूछा था ना, तो इस वाली जो समस्या है ना, इसका हमेशा के लिए उपाय क्यों नहीं करते सब लोग? नमस्कार नमस्ते बोलिए, मतलब गुड मॉर्निंग का शुभ मध्याह्न, शुभ दोपहर, शुभ संध्या में ना बहुत बार मैंने देखा है अंग्रेजी में ही कंफ्यूजन हो जा रहा है, और शाम को कॉल आता है किसी का तो कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। बच्चों के पास अपन पहुंचते हैं 2:30 बजे, बच्चे कहते हैं गुड मॉर्निंग सर। तो वो हाँ, ये हमेशा गुड मॉर्निंग ही कहते हैं सर, बच्चे तो गुड मॉर्निंग गुड ही कहते हैं, मॉर्निंग कहीं कहते समय मिलो फिर हैं। बाद हाँ में सॉरी सर सॉरी सर। हाँ, तो उसका उपाय कितना अच्छा है, नमस्ते, वेद में है ये, तो बहुत अच्छा है। याद ही नहीं रखना पड़ेगा ना, फोकस किसी और चीज पे रहेगा। मैंने तो इसीलिए मेरा ये सब कुछ चेंज किया, मैं तो हमेशा अब नमस्कार करता हूँ, तो उससे क्या है, याद ही नहीं रखना पड़ता, नमस्कार ही करना पड़ता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध,
हरिओद, वो अगर बाद में कोई व्यूवर्स ऑब्जेक्शन करेंगे ना हमारे किसी उच्चारण पर, तो वो हरिओद है, कभी कभी जल्दबाजी में हमसे उच्चारण में इस तरह से कुछ हो जाता है। आपने एकदम से लिंक पढ़ाया, ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आप तैयारी किसी और चीज की करके आए और आपसे उन्होंने लिंक पढ़वा लिया वहां पे जहां आप जाएंगे, या कुछ भी पढ़वा लिया। तो ऐसी स्थितियों में हम क्या करते हैं, हम फिर अगर उन्होंने साहस दिखा दिया पढ़ाने वाले ने, बताने वाले ने, कि चलो जो भी आया है, मैं एकदम से नहीं मैं तो वही पढ़ाऊंगा, नहीं, हम इसको शुरू करते हैं। तो जो टॉपिक हम तैयार करके लाए हैं उसको हमने 100% से 1% कम कर दिया तो अपने नंबर कम हो जाएंगे। जो हम तैयार करके नहीं लाए और हमने उसको 60, 70, 80, 90% सुना दिया, तो सामने वाला इंप्रेस होगा कि हाँ यार। और क्योंकि हमें तो बताया जाता है, लेसन प्लान क्यों बनवाए जाते हैं, पाठ योजना इसलिए बनवाई जाती है कि पहले तैयार करके जाओ फिर बच्चों को पढ़ाओ। तो यहाँ मैं जो तैयार करके आई वो तो आपने पढ़वाया ही नहीं, तो आपने कुछ और पढ़वाया। इसका मतलब वो आपका चेक करना चाह रहे हैं, ये नहीं कि आपको कितना उस विषय का ज्ञान है, वो जांच करना चाह रहे हैं कि क्या आप हर स्थिति के लिए तैयार रहते हैं, क्या आप घबरा तो नहीं जाते। तो ये मुझे आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी लगी। मैं आपकी जगह होता तो मैं शायद ये कर रहा होता कि बेटा ठीक है लिंक पढ़ाएंगे, लेकिन आप तो अभी कभी कुछ और बता देंगे, कभी कुछ और, अभी हम पाठ ही पढ़ेंगे। या फिर मैं ये भी करता जो आपने किया। तो वो धैर्य वाली जो चीज है ना, वो सच में बहुत शानदार है मैम। तो आज सभी को धन्यवाद। आज की अपनी जो साक्षात्कार था इसमें इतना ही। किसी को कुछ कहना है? नहीं ना? तो डॉक्टर कविता मैम, रश्मि मैम, श्रुति मैम, आरती मैम, प्रजापति सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना मैम, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और बाकी सारे जो भी हमारे प्रतिभागी हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।